देखना गौर से, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रेशे के बारे में, नहीं कि आखिरकार रेशा क्या है, रेशा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो रेशा यदि आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो समझो जैसे हम लोग कपड़ा यानी वस्त्र जो पहनते हैं, तो वस्त्र में छोटी छोटी लड़ी जो होती है, छोटी छोटी लड़ी, वही रेशा होता है। वही क्या होता है? रेशा। लड़ियाँ होती है, उसको निकालेगा ना थी करके तो निकलेगा थोड़ा सा रुई की तरह, हाँ रुई की तरह निकलेगा। तो इसी को जो है ना रेशा कहा जाता है। और रेशा के जो है ना छोटी छोटी अणु होते हैं, यानी छोटी छोटी लड़ियाँ होती है, और वही लड़ियाँ जो है ना बड़ी लड़ियाँ का निर्माण करती है, जिसको बहुलक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? बहुलक। और इसको बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। याद है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रेशे के प्रकारों को, कि रेशा के दो प्रकार होते हैं, एक मानव निर्मित रेशा और एक प्राकृतिक रेशा। यानी प्राकृतिक रेशा वैसे रेशा होते हैं जो जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त रेशा को हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे रेशम था, ऊन था, नहीं कपास वगैरह, ये सब जो है प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। उसके मानव निर्मित रेशा के बारे में हम लोग अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे आगे। आ जाओ, तब तक जो है हम लोग देखेंगे किसके बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कुछ जिससे रेशा थी उसकी विशेषताओं के बारे में भी हमने देखा था, कि कौन से रेशा, कौन से जो है ना रेशा यानी कौन से कपड़े, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, यानी कौन से वस्त्र अच्छे हैं, किस तरह से उसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज जो है हम उसी से आगे जो है ऊनी कपड़े के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी ऊनी कपड़े के क्या गुण है, क्या अवगुण है। अवगुण कहने का मतलब दोष क्या है, यानी उसमें क्या क्या खराबी है, और गुण है तो क्या क्या अच्छा है उसमें, तो उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं ऊनी कपड़े। क्या लिखे हैं? ऊनी कपड़े। तो ऊनी कपड़े के कुछ गुण भी है। उसमें गुण में सबसे पहले आता है कि जो है इसमें सिलवट नहीं लगती। वाह, सिलवट नहीं लगती तो और अच्छा होता है, नहीं इस तरह किए बिना ही हम पहन सकते हैं। उसके बाद जो है फफूंद नहीं लगता है। देखो, फफूंद भी नहीं लगता है, कीड़ा वगैरह नहीं लग जाता है कपड़ा में। रख देगी ना कपड़ा को, या रख देगा कपड़ा को बहुत देर तक अंधेरे में, चाहे नमी युक्त जगह पर, तो उसमें कीड़ा लग जाते हैं, फफूंद उसको कहते हैं ना, वो लग जाता है। तो इसका प्रयोग शीत ऋतु में भी गर्मी के लिए किया जाता है। देखो, ऊनी वस्त्र का प्रयोग जो है शीत ऋतु में गर्मी के लिए किया जाता है, यानी शरीर में गर्मी दे। यानी अभी जाड़े का समय है, तो जाड़े के समय में जो है हम लोग इसका ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें कुछ दोष भी है। इसमें दोष क्या है? तो ये सिकुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ तो सिलवट नहीं लग पड़ते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सिकुड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिसमें ये कपड़ा क्या होती है? सिकुड़ जाती है। नहीं, उसके बाद जो है अधिक समय तक नमी युक्त जगह पर रखने से फफूंद लग जाते हैं। इसको नमी यानी अंधेरे में रखेंगे ना, अधिक जगह नमी युक्त जहाँ पर नमी होंगी वहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये कपड़ा खराब हो जाएंगे, फफूंद लग जाएंगे इसमें। उसके बाद देखिए, इसे धूप में रखने से इसका रंग हल्का हो जाता है। अब इसको जो है धूप में रखिएगा ऊनी वस्त्र को, तो ये जो है ना हल्का हो जाएगा, इसका रंग जो है ना हल्का हो जाता है। मतलब तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसे रंग इसका गिर गया है, ये रंग झड़ गया है। नहीं, वास्तव में रंग हल्का हो गया। क्या बोलेंगे? रंग हल्का हो गया। उसके बाद देखिए, तो हम लोगों ने देख लिया सबसे पहले कपड़ों का गुण। नहीं, सूती वस्त्र देखा, रेशमी वस्त्र देखा, ऊनी वस्त्र देखा। अब जो आता है पटसन से बने कपड़े। पटसन से बने कपड़े क्या आता है? अब देखिए, पटसन से बने कपड़े जो होते हैं, ये कपड़ों के पहनने के काम में नहीं लाया जाता। यानी ये वस्त्रों के निर्माण में काम में नहीं लाया जाता है। इसको तो किस निर्माण में काम लाया जाता है? तो इससे जो है ना बनी बोरियों में अनाज रखा जाता है। यानी इस स्पष्ट हो गया कि इसका प्रयोग जो है बोरियों को बनाने में किया जाएगा, जिसमें अनाज रखा जाता है। जिसमें क्या रखा जाता है? अनाज। नहीं, उसके बाद हाँ, इसे फर्श पर बिछाने के काम में लाते हैं। उसका फर्श पर भी बिछाने के काम में लाते हैं इसको, पटसन से बने कपड़े को। और पता चला है कि इसे जो है ना पटसन से बने पटसन रेशा का भी प्रयोग अब किया जा रहा है, इसको जो है ना कपड़े बनाने के रूप में। यानी धीरे धीरे कपड़े निर्माण भी इससे होगा। अब देखिए आगे की यदि बात करते हैं तो आगे है रेशे एवं कपड़े की कहानी। क्या है? अब देखिए कि जैसे पहले प्रारंभिक काल में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो था वो घुमंतु था। घुमंतु कहने का मतलब एक जगह पर वो नहीं टिकता था। अपने भोजन की तलाश में, अपने आवास की तलाश में जो है ना वो जगह जगह भटकते रहता था।
नहीं, आज है यहाँ तो फिर कुछ देर के बाद वहाँ, चाहे कल वहाँ, इस तरीके से जो है ना वो पार हो जाता, पास हो जाता, वो वहाँ पर नहीं रह पाता था। यानी घुमंतु था, एक तरह से घूमने का काम करता था, भोजन की तलाश में चाहे शिकार की तलाश में, वही हो गया, दोनों बात एक ही है। तो देखो आखिरकार मनुष्य जो है कपड़ा बनाना किस तरह से सीखा, वस्त्र का निर्माण कैसे सीखा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिरकार वस्त्र का निर्माण किस प्रकार हुआ, आखिरकार उसके साथ ऐसी कैसी क्या घटना घटी कि उसको जो है ना वस्त्र का निर्माण यानी रेशे का प्रयोग करने पर मजबूर हो गया वो आखिरकार। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसकी छोटी सी कहानी है, जरा सुन लो, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सब पहले यदि बात करते हैं तो कपड़ा जो होता है, मनुष्य का कपड़ा, उसकी सभ्यता और संस्कृति की सूचक होती है कपड़ा। नहीं, अभी देखेंगे हम लोग एकदम अच्छे से सुंदर सुंदर कपड़ा खरीद लेते हैं, पहन कर एकदम स्मार्ट हैंडसम बन जाते हैं एकदम मजे से, नहीं? हाँ, तो देखिए, तो कहा जाता है कि कपड़ा जो है सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं, और उसके बाद प्रारंभिक काल से ही तन ढकने की कोशिश की जा रही है। यानी प्रारंभिक काल से ही, जब मनुष्य शुरुआत में ही थी, तो उसी समय से जो है प्राचीन काल से ही जो है ना क्या किया जाता है, मनुष्य अपने तन ढकने की कोशिश की जा रही है। ठीक, आगे की यदि बात करते हैं तो आगे आता है कि प्रारंभ में तंग ढकने के लिए जो है मनुष्य किसका किसका प्रयोग करता था, तो घास फूस या पेड़ पौधे, पत्ते, छाल, मृत पशुओं की खाल, ये सब का उपयोग करता था। मृत पशु यानी मरा हुआ जानवर जो होता है, उसका खाल जो आता था, चमड़ा, उसको पहनने में प्रयोग किया जाता था, तन को ढकने में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, मनुष्य में जो है धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, और वस्त्रों के निर्माण की तकनीक जो है खोज निकाली उसने। वस्त्रों के, कहते हैं ना कि आपकी कोई चीज़ यदि आपको की लगे कि से हाँ हमारे लिए वो आवश्यक है, तो आप मजबूर हो जाते हैं उसको पाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी आपकी जो आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे किसी भी तरीके से। तो इसकी आवश्यकता हुई तन ढकने की, इसने वस्त्रों का निर्माण करने लगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या किया था, इसने चटाई तथा रस्सियों का प्रयोग किया था, रेशा से बना हुआ चटाई तथा रस्सियों का। उसके बाद सबसे पहले प्राकृतिक रेशों की खोज की गई। किसकी खोज की गई? प्राकृतिक रेशों की। उसके बाद देखो ये सन, क्या लिखा हुआ है? सन से प्राप्त रेशा से ही सर्वप्रथम वस्त्र का निर्माण हुआ। देखो, सन से प्राप्त रेशा से ही सर्वप्रथम किसका निर्माण हुआ? वस्त्र का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? वस्त्र का। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सन से प्राप्त रेशा से ही सर्वप्रथम वस्त्र का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए, लीनन एक रेशा का नाम है। किसका नाम है? रेशा का। क्या नाम है? लीनन। तो देखो, लीनन के रेशों का प्रयोग जो है मछली फंसाने की बंसी तथा जाल बनाने में किया जाता था सर्वप्रथम। और कहाँ के लोग करते थे? ये थे यूरोप के स्विस लेक के निवासी थे। और ये किस जाति कहलाते थे? ये कहलाते थे नियोलिथिक जाति। क्या कहलाते थे? नियोलिथिक जाति। नियोलिथिक जाति के लोग थे ये सब, लिनन रेशों का प्रयोग करते थे। उसके बाद जो है हेम्प, क्या लिखा हुआ है? हेम्प सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा की खोज हुई। देखो, हेम्प नामक पौधा जो था वो सबसे पहले जो है ना यही रेशा का प्रयोग किया गया था, यही रेशा दिया था। उसके बाद हेम्प की खेती जो है सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के चीन तक फैल गई थी। सबसे पहले शुरुआत हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में, उसके बाद धीरे धीरे जो है चीन तक फैलती चली गई। उसके बाद देखिए मिस्र, क्या लिखा हुआ है? मिस्र में लिनन की कताई तथा बुनाई की कला जो है लगभग 3400 ईस्वी पूर्व में जो है ना विकसित हुई थी। मिस्र में लिनन की कताई और बुनाई की जो कला होती है, किस तरह से उसका कताई करेंगे, किस तरह से बुनाई करेंगे, ये कताई और बुनाई का मतलब क्या होता है, तो अगली क्लास में यही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, एक शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। प्राचीन काल में तो वहां जो है जब उसकी खुदाई हुई थी तो उसमें जो है ना चांदी का एक पात्र मिला था। किसका पात्र मिला था? चांदी का। और इस चांदी के पात्र में जो है लिपटा हुआ था कपास। क्या लिपटा हुआ था? कपास। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि वह जो है ना उस समय जो है कपास की भी खेती होती थी। और हमारे भारत में ही कपास का उत्पादन जो है लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में जो है ना होता था, 4000 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद देखिए रेशम का रेशा। किसका है? रेशम का रेशा जो है ना सबसे पहले इसका प्रयोग होता था चीन में। यानी इसको सबसे पहले प्रयोग किया गया चीन में रेशम का। इसलिए कब किया गया था? तो 2500 ईस्वी पूर्व में। कब किया गया था? 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक। उसके बाद देखिए,
इंग्लैंड में प्राचीन काल से ही ऊनी वस्त्र बनाने की निर्माण की प्रक्रिया जो है ना प्रारंभ हो चुकी थी, यानी प्राचीन काल से ही हो रही थी वह ऊनी वस्त्र का निर्माण। और इंग्लैंड जो था उस समय यानी प्राचीन काल में जो था वो ऊनी वस्त्र के लिए ही प्रसिद्ध था इंग्लैंड। उसके बाद 13वीं शताब्दी में ऊन का उत्पादन जो है स्पेन में होता था, जो क्या कहलाता था, देखो उसको कहा जाता था, वहां पर लोग जो है जब इस ऊन का उत्पादन करते थे तो उसका अलग नाम था, उसका नाम था मैरिनो वूल। क्या नाम था? मैरिनो वूल, नहीं मैरिनो वूल नाम था। उसके बाद देखिए मध्यकालीन युग में राजाओं तथा सामंतों के संरक्षण में सुंदर वस्त्र का निर्माण होने लगा। नहीं, राजा सब पहले देखते थे, आप सुनेंगे कहानी राजा वगैरह की, राजा तो वो सब शौकीन थे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, बड़े अजीब अजीब तरीके से बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र का निर्माण कराते थे, अपने इच्छा के अनुसार उसको पहनते थे। उसके बाद देखिए यानी ये मध्यकालीन युग की बात है। उसके बाद इस प्रकार समाज में कपड़ों बुनने या निर्माण करने वालों की एक जाति ही बन गई या एक वर्ग ही बन गया, और धीरे धीरे जो है ये पूरा फैलता गया चारों बगल। अब देखिए कई क्षेत्र प्रसिद्ध हुए कपड़ों के लिए यानी वस्त्रों के लिए, जैसे ढाका हो गया मलमल वस्त्र के लिए, फिर बालचूर हो गया साड़ियों के लिए, फिर बनारस हो गया बनारसी वस्त्रों के लिए, चंदेरी हो गया चंदेरी साड़ियों के लिए, और भागलपुर और कांजीवरम ये रेशमी वस्त्रों के लिए जो है ना प्रसिद्ध हो गया। इस तरीके से जो है धीरे धीरे कई सारे क्षेत्र जो है अपने कपड़ों के निर्माण में चाहे वस्त्रों के निर्माण में जो है ना अव्वल आए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए इस तरीके से। तो हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से लोग जो है रेशम यानी रेशा की खोज की, उसका प्रयोग किस तरह से किया। उसके बाद ऊनी वस्त्र के जो गुण होते हैं, जो अवगुण होते हैं वो देखा हम लोगों ने। पटसन से बने कपड़ों की क्या उपयोगिता है उसकी वो देखा हम लोगों ने पिछले क्लास में जो हमने देखा था, और आज जो देखा दोनों मिला करके आप अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर हम अगले क्लास में देखेंगे कि वस्त्र का निर्माण किस तरह से होता है, इसको बुनाई किस प्रकार करते हैं, कताई और बुनाई का मतलब क्या होता है, नहीं ये सब के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित रेशा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जितना भी वस्त्र का प्रयोग करते हैं वो अधिकतर मानव निर्मित ही रेशा का बना हुआ है, ताकि ऐसे कौन कौन से वस्त्र हैं, ऐसे कौन कौन से कपड़े हैं जिसका प्रयोग मानव निर्मित रेशा से किया जाता है, और आखिरकार उस रेशे का क्या नाम है, इन सभी के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।